नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मनोज कुमार बत्रा, सह आचार्य रसायन शास्त्र विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज बीएससी थर्ड ईयर मैथ्स के विद्यार्थियों के लिए जिस टॉपिक के अंदर हम बात करने वाले हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वो है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, या जिसको हम बोलें वर्ग समतलीय संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन। देखिए, अब तक हमने ऑक्टाहाइड्रल और टेट्राहाइड्रल के अंदर जो है किस प्रकार से क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती है उसके बारे में जाना। अब यहाँ आज हम स्क्वायर प्लेनर के संबंध में बात करेंगे। तो स्क्वायर प्लेनर को हम बोलते हैं वर्ग समतलीय संकुल। तो वर्ग समतलीय संकुल क्रिस्टल विभाजन को समझाने के लिए हमें कुल मिला के 3 ज्यामितीय संरचनाओं को समझना पड़ता है। पहला है ऑक्टाहाइड्रल, जिसको हम समझ चुके हैं। दूसरा है टेट्रागोनल, या जिसको हम कहते हैं द्विलंबाक्ष, यानी कि एक दो स्थानों से हम उसको खींच दें तो वो जो स्ट्रक्चर बनेगी वो हो जाएगी टेट्रागोनल। और चौथी है स्क्वायर प्लेनर, यानी कि ऑक्टाहाइड्रल के अंदर जो दो ऊपर के और नीचे के जो एक्सिस हैं, जिसको हम जेड एक्सिस कहते हैं, उसको हम खींच के वहाँ से लिगेंड्स को हटा दें तो वो जो संरचना बनती है वो कहलाती है स्क्वायर प्लेनर। तो इस तरह से हम इन तीनों को समझेंगे तो हमें ये बात जो है स्क्वायर प्लेनर के अंदर किस प्रकार से जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती है वो अच्छी तरह से समझ में आएगी। देखिए, अष्टफलकीय संरचना में धातु आयन के चारों ओर 6 लिगेंड, जो कि x, -x, y, -y, z और -z अक्षों की तरफ होते हैं। अब यदि अष्टफलकीय संरचना के 6 लिगेंडों में से कोई भी दो, यानी विपक्षी या ट्रांस लिगेंड जिसको हम कहते हैं, थोड़ा दूर हटा लिए जाएं तो द्विलंबाक्ष यानी टेट्रागोनल संरचना मिलती है। देखिए, जो 6 एक्सिस हैं वो 3 एक्सिस हैं और 3 उनके अपोजिट साइड्स हैं, जिसको हम कहते हैं माइनस साइड, प्लस एक्सिस x, -x, y, -y, z, -z। इनके अंदर जो है हम 6 लिगेंड्स हम मानते हैं। एक मेटल के चारों तरफ 6 लिगेंड्स जो है अष्टफल के रूप में स्थित हैं। अब यहाँ से जो ट्रांसपोजिशन है वहाँ से हम लिगेंड्स को थोड़ा दूर हटा लेंगे तो द्विलंबाक्ष या टेट्रागोनल संरचना जो है वो हमें प्राप्त होती है। अब यदि इन्हीं दो लिगेंडों को, जो कि Z या Z एवं -Z अक्ष पर हैं, बिल्कुल हटा लिया जाए तो प्राप्त संरचना में सिर्फ 4 लिगेंड यानी x, -x, y व -y अक्ष पर होंगे, अर्थात वर्ग समतलीय संरचना जो है स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर जो है वो हमें प्राप्त होगी। तो जो वर्ग समतलीय संकुल है यानी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, साधारण रूप से जो होता है वो 3D8 विन्यास जो है वो वाले धातु क्षेत्र की उपस्थिति में बनते हैं, यानी कि 3D8 जो है कॉन्फ़िगरेशन जो है उसकी प्रेजेंस में वो बनते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हम साइनाइड कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं, साइनाइड लिगेंड्स के अंदर जो कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, वहाँ पर 3D8 जो कॉन्फ़िगरेशन वाले हैं वो इस प्रकार के जो है वो लिगेंड्स स्क्वायर प्लेनर लिगेंड्स का निर्माण, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस का निर्माण करते हैं। इसी तरह से जो मेटल एटम जिनके की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4D8 हैं या 5D8 हैं, वो भी जो है वो दुर्बल क्षेत्र लिगेंड्स, वीक फील्ड लिगेंड्स के साथ में इस प्रकार के स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस जो हैं उनका निर्माण करते हैं। तो निकल साइनाइड जो है, क्योंकि इसमें साइनाइड एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3D8 होता है तो ये बनाता है। इसी तरह से पैलेडियम जो है वो टेट्राहैलाइड जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4,8 है, लेकिन यहाँ पर जो X है, हेलोजन जो है वो वीक फील्ड लिगेंड है। इसी तरह से प्लेटिनम जो है, प्लेटिनम टेट्राक्लोराइड भी जो है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 5D8 है, ये जो है इसके साथ मिलकर ये लिगेंड्स जो है वो इसमें स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस जो है वो बनाते हैं। अष्टफलकीय संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन के दौरान D कक्षक कम ऊर्जा के T2G एवं EG कक्षकों में विभाजित हो जाते हैं। तो देखिए, हमने ये पहले पढ़ा है कि जैसे ही जो है 6 लिगेंड्स मेटल के चारों तरफ आएंगे अष्टफलकीय संकुलों में तो उनका विभाजन 2 में हो जाएगा, EG में और T2G में। अब इन अष्टफलकीय संरचना के Z अक्ष पर स्थित दो विपक्ष यानी ट्रांस लिगेंडों को धातु आयन से थोड़ा दूर हटा दिया जाए तो Z अक्ष पर स्थित D कक्षक अर्थात DZ स्क्वायर कक्षक
एवं लिगेंड के मध्य प्रतिकर्षण बल कम होगा, क्योंकि धातु लिगेंड जो है वो उसकी दूरी ज़्यादा है। तो जैसे हमने देखा कि ऊपर और नीचे से हमने जब दोनों लिगेंड्स को दूर हटा लिया, थोड़ा दूर कर दिया, तो ईजी कक्षकों में से वो कक्षक जो कि जेड एक्सिस के अलोंग होते हैं, उनकी ऊर्जा में प्रतिकर्षण की कमी के कारण उनकी ऊर्जा जो होती है वो कम हो जाएगी। तो उसकी ऊर्जा में कुछ कमी हो जाएगी, जैसे डी जेड स्क्वायर में की एनर्जी जो है वो कम हो जाएगी। अतः ईजी समूह की डी जेड स्क्वायर कक्षक और डी एक्स स्क्वायर कक्षक की तुलना में निम्न ऊर्जा की होकर स्थायीकृत हो जाती है। मतलब जो डी जेड स्क्वायर कक्षक है वो स्टेबलाइज हो जाता है, क्योंकि जेड एक्सिस पर जो वो लिगेंड है वो हमने थोड़ा दूर कर लिया है। जबकि डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कक्षक एक्स माइनस एक्स वाई तथा माइनस वाई अक्ष पर स्थित लिगेंडों के पास होने के कारण ज़्यादा प्रतिकर्षित होकर उच्च ऊर्जा की ओर हो जाते हैं। मतलब ये उच्च ऊर्जा के कारण ऊपर की तरफ चले जाएंगे। जो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कक्षक है उसकी ऊर्जा जो है वो बढ़ जाएगी। इसी प्रकार T2G समूह में भी वह कक्षक जिसके अंदर जेड घटक है, जैसे डी वाई जेड डी एक्स जेड कक्षक, ये निम्न ऊर्जा के, तथा वो कक्षक जिसमें जेड घटक नहीं है, जैसे डी एक्स वाई जो है वो उच्च ऊर्जा के हो जाते हैं। तो जो टेट्रागोनल स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं, तो ईजी के अंदर भी जो डी जेड स्क्वायर कक्षक है उसकी ऊर्जा कमी हो जाएगी, और T2G कक्षकों में भी जिसमें भी जेड कंपोनेंट जो है वो है उनकी ऊर्जा जो है उसमें कमी हो जाएगी, और जिसमें जेड कंपोनेंट नहीं है उसकी ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी। अतः T2G समूह जो है दो समूहों में, T2G कक्षक दो समूह में जिसमें डी वाई जेड और डी एक्स वाई एवं जो है डी एक्स वाई इनमें विभक्त हो जाएगा। और ईजी कक्षक भी जो है दो समूह में डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में विभक्त हो जाएगा, जिसको अपन यहाँ पर सामने देखिए इस चित्र में देख सकते हैं। यहाँ इन कक्षकों को निम्नलिखित सममिति लेवल जो सिमेट्रिकल लेवल्स हैं उसके द्वारा लिखा जाता है। तो जो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर उसको हम लिखते हैं B1G, डी जेड स्क्वायर को हम लिखते हैं A1G, T2G में जो डी एक्स वाई कक्षक है उनको हम लिखते हैं B2G, और डी वाई जेड और डी एक्स जेड के लिए हम लिखते हैं EG। तो इनके टर्म्स को हम थोड़ा सा यहाँ पर समझते हैं। G का मतलब क्या है? जीरेट अर्थात सममितता, सिमेट्री से है, क्योंकि इन संरचनाओं में सममिति का केंद्र पाया जाता है। E जो है वो किसको बताता है? वो डबली डीजेनरेट को या द्विसमभ्रंश को बताता है। A जो है वो एक समभ्रंश या सिंगली डीजेनरेट को, तथा B जो है सिंगली डीजेनरेट के लिए उपयोग में यहाँ लिया जाता है। अर्थात E का मतलब समान ऊर्जा के दो कक्षक हैं, तथा A का मतलब सिर्फ एक कक्षक, और इसी प्रकार B का मतलब भी एक कक्षक है। तो इसलिए जो है हमने ये डेजिग्नेशन है जो कि सिमेट्रिकल लेवल्स हैं, सिमेट्री के लेवल्स हैं, उसको हमने यहाँ पे डिफाइन किया कि उनके लिए हम उनके लिए कौन से सिंबल का उपयोग करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर ये A, B और C है। A लेवल जो है वो बताता है कि एक जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो है उसमें किस प्रकार की स्प्लिटिंग होती है। उसमें हम देख सकते हैं ऊपर की तरफ EG है और नीचे की तरफ T2G है, और इनके बीच में जो एनर्जी गैप है वो करीब 10 DQ का है। फिर क्या होता है? हमने B स्थिति में हमने कहा कि Z एक्सिस के ऊपर और माइनस Z एक्सिस के ऊपर जो दो लिगेंड्स हैं उनको थोड़ा उनकी सामान्य स्थिति से थोड़ा दूर ले जाते हैं, मेटल से थोड़ा दूर ले जाते हैं। तो उस स्थिति में क्या होता है कि उस स्थिति में से EG जो है उसमें से डी जेड स्क्वायर की एनर्जी जो है वो कम हो जाती है, और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की एनर्जी थोड़ी बढ़ जाती है। इसके बाद में T2G में से भी जो डी एक्स वाई है उसकी एनर्जी बढ़ जाती है, और डी वाई जेड और डी एक्स जेड की एनर्जी जो है वो कम हो जाती है। फिर जो C अवस्था है वो किसकी अवस्था है? वो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस की अवस्था है। यहाँ पर हमने दोनों Z एक्सिस के ऊपर Z और Z माइनस के ऊपर जो दो लिगेंड्स जो हैं उनको हमने पूर्ण रूप से हटा दिया है। तो उस स्थिति के अंदर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर टोटल मिलाकर एनर्जी का जो गैप है वो बढ़ जाता है। तो आप देख सकते हैं डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की एनर्जी जो है वो पहले से और बढ़ जाती है, और डी जेड स्क्वायर की एनर्जी जो है वो कम हो जाती है, और डी एक्स वाई की एनर्जी जो है वो डी जेड स्क्वायर से ज़्यादा हो जाती है।
और डी वाई जेड और डी एक्स जेड की एनर्जी में और कमी हो जाती है। तो इसलिए हम देखते हैं कि जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है उसका जो आयाम है या उसका जो वो जो है उसकी क्वांटिटी जो है वो पहले से बढ़ जाती है। तो ये जो डेल्टा एसपी की वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा, यानी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस की जो स्प्लिटिंग फील्ड जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जो है वो सबसे अधिक होती है। तो यहाँ पर देखिए ए जो है, जैसा आप डायग्राम देख रहे थे, वो अष्टफलकीय क्रिस्टल क्षेत्र में धातु आयन डी कक्षकों का विभाजन है, यानी स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड है। फिर बी जो है वो वर्ग समतलीय क्रिस्टल क्षेत्र जो है उसमें एक मिनट, इसमें थोड़ा सा यहाँ अपन को एक चीज़ और देखनी पड़ेगी कि बी जो है वो क्या है। बी जो है वो द्विलंबाक्ष जो है उसकी बात है, यहाँ पर लिखने में गलत आ गया। द्विलंबाक्ष क्रिस्टल क्षेत्र में धातु आयन डी कक्षकों का विभाजन, और सी जो है वो वर्ग समतलीय क्रिस्टल क्षेत्र में धातु आयन व डी कक्षकों का विभाजन है। अतः क्या होगा, अब यदि z अक्ष पर स्थित दो लिगेंडों को पूरी तरह से हटा लिया जाए तो वर्ग समतलीय ज्यामिति प्राप्त होगी। अतः वर्ग समतलीय संरचना में डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एवं डी एक्स वाई कक्षकों की ऊर्जा में और ज़्यादा वृद्धि हो जाती है। जैसे हम इसमें देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर एक्स वाई स्क्वायर की ऊर्जा में वृद्धि हो गई और डी एक्स वाई की एनर्जी भी जो है वो उसमें भी ज़्यादा वृद्धि हो गई, जबकि डी जेड स्क्वायर और डी एक्स जेड और डी वाई जेड कक्षकों की ऊर्जा में ज़्यादा कमी हो जाती है। अतः वर्ग समतलीय क्रिस्टल क्षेत्र में ऊर्जा का जो डी कक्षकों की ऊर्जा जो है उनका निम्न क्रम इस प्रकार से होता है। सबसे ऊपर जो है वो सबसे नीचे जो है वो डी एक्स वाई और डी वाई जेड है जिनकी ऊर्जा सबसे कम होती है। उसके बाद में डी जेड स्क्वायर, फिर उसके बाद में डी एक्स वाई, और सबसे ज़्यादा ऊपर जो होते हैं वो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होते हैं, जैसा कि आप इस चित्र में जो सी साइड में है उसमें राइट हैंड साइड में वो इसको देख सकते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं, देखिए वही बात यहाँ पर हमने इसको रिप्रेजेंट किया है। सबसे नीचे जो है वो डी एक्स वाई और डी एक्स जेड है, उसके बाद में डी जेड स्क्वायर है, फिर डी एक्स वाई है, और सबसे ऊपर डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है। और इनके बीच में जो एनर्जी गैप है इसको हमने डेल्टा 1, डेल्टा 2 और डेल्टा 3 से रिप्रेजेंट किया है। तो डेल्टा 1, डेल्टा 2 और डेल्टा 3 तीनों को जोड़ेंगे, यानी तीनों का समेशन जो है दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा एसपी, दैट इज एनर्जी ऑफ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस या क्रिस्टल फील्ड splitting energy of square planar complexes, and this value of delta sp is equal to 1.3 delta 0, यानी कि जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं उससे 1.3 टाइम्स जो है इसकी जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है वो अधिक होती है। तो सबसे ज़्यादा जो होती है डेल्टा एसपी होती है, उसके बाद में वो डेल्टा ओ होती है, और उसके बाद में डेल्टा टी होती है। तो ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का इनका ये क्रम होता है। तो आज हम लोगों ने इस प्रकार से जो कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस हैं उनमें किस प्रकार की स्प्लिटिंग होती है उसके संबंध में हम लोगों ने बात की है। कल हम इसके बाद में आगे वो फैक्टर्स जो कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग को इफेक्ट करते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।